नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर की क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बायो सेवर्ट का जो नियम है उसको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ते हैं। दोस्तों, इसको आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए जो शब्द लिखना होता है जिसमें हमारा समय बर्बाद होता है उसको मैंने पहले से लिख रखा है और इस सिद्धांत को मैं आपको बहुत ही सरलता से समझाऊंगा ताकि आपको इसका नोट्स बनाने में भी कोई परेशानी ना हो और ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए, वो भी बहुत कम समय में। तो आइए आज हम बायो सेवर्ट के नियम को बहुत ही सरलता से पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख लीजिएगा, मैं आपको शुरू से आखिर तक समझाऊंगा, लेकिन जो चीज हमें लिखना होता है वो मैंने कुछ शब्द पहले लिख रखा है, आपको बहुत ही आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, बायो सेवर्ट के नियम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक चालक तार लेना है। ये हमारा एक चालक तार है और इस चालक तार का हम क्या कर सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं। मान लिया जाए हमारा एक्स और वाई है, जिसमें धारा जो है नीचे से ऊपर की ओर बह रही है। ध्यान दीजिए, मैं जो चित्र बना रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर क्या होना है, हमको लिखना होता है। यहां पर हम जो भी पॉइंट लिखते हैं वो इसी के आधार पर है। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, माना कि एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें धारा आई बह रही है। वो धारा कहां से बह रही है, नीचे से ऊपर की ओर, तो हमने इसको आई लिख दिया। अब यहां पर हम कोई एक अल्प अवयव ले लेते हैं। यहां पर मान लिया जाए हमारे पास कोई एक अल्प अवयव है, ये देखिए यहां पर मैंने एक अल्प अवयव ले लिया। इसका जो लंबाई है उसको हम बोलते हैं टी ए। ठीक है, इसका नाम भी आप दे सकते हो चाहे तो ए बी करके। अब यहां से निश्चित दूरी पर, मतलब कोई दूरी होगा है ना, जिस पर कोई बिंदु P है, तो इसकी दूरी हम मान लेते हैं, अल्प अवयव से दूरी लेना है तो ये हो जाएगा r। ठीक है, मान लीजिए हमने अल्प अवयव dl से r दूरी पर कोई बिंदु P लिया, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है इस पूरे चालक तार के लिए। ठीक है, लेकिन हमें पूरे चालक तार के लिए नहीं निकालना है, पहले हमें अल्प अवयव के लिए निकालना है, फिर इसी से हम क्या बना देंगे, पूरे चालक के लिए बना लेंगे। तो हमें सबसे पहले इस अल्प अवयव के लिए निकालना है। अब ध्यान दीजिए, ये अल्प अवयव जो दिख रहा है या फिर चालक तार दिख रहा है और ये जो रेखा दिख रहा है, कौन सी रेखा, अल्प अवयव और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा। तो ये जो चालक तार है और जो अल्प अवयव को मिलाने वाली जो रेखा है उसके बीच का कोण, यहां पर देखिए, यहां का जो बीच का कोण है इसको मैं बोल रहा हूं, यदि ये कोण जो है क्या है, थीटा है, इसको मैं लिख देता हूं थीटा है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हमें क्या करना है, यहां पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार अब हम इस चालक तार के किसी भी बिंदु पर, क्योंकि हमने यहां पर कोई अल्प अवयव लिया ना, तो ये अल्प अवयव किसी भी बिंदु के लिए हो सकता है, तो इस अल्प अवयव के कारण बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ये हमने सभी चीज बता दिया। अब इन्हीं चीज को आपको क्या करना रहता है, लिखना रहता है। तो ये समय बचाने के लिए मैंने यहां पर पहले से लिख रखा है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बोला हूं, माना कि एक्स वाई एक चालक तार है, चालक है, देखो एक्स वाई एक चालक है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। मैंने लिखा है ये भी, चालक पर एक अति अल्प अवयव, यहां पर जो हमने अवयव लिया है अति अल्प अवयव क्या है, dl है, मैंने पहले लिख रखा है dl है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये TB है। ठीक है, तो इस बिंदु पर जब आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो ये जो है चार बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने उसको भी स्पष्ट रूप से लिख रखा है, ये लिखिएगा, ये निम्न बातों पर निर्भर करती है। और वो कौन कौन सी बात है, वो चार बातें हैं। और वो चार बातें कौन कौन सी है उसे आप ध्यान से देखिएगा, ये व्यंजक आपको बहुत सरलता से समझ आएगा और आपको सरलता से समझ आए इसीलिए मैंने इस प्रकार पहले से लिख रखा है कुछ चीजों को। सबसे पहले पॉइंट देखिए, आपको इन्हीं पॉइंटों को याद करना है। सबसे पहले लिखा है प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब इसका जो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, मतलब जो dP है वो कितने बातों पर निर्भर करता है, वो चार बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला लिखा है प्रवाहित धारा, मतलब धारा I के क्या होता है, समानुपाती होता है, जिसको हम अनुक्रमानुपाती ही बोलते हैं। तो यहां पर मैंने लिख रखा है अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यहां पर हम क्या लिखेंगे, अर्थात आपको पहला रूप मिल जाएगा इस प्रकार, इसके समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती, दोनों का मतलब तो एक ही है। तो यहां पर डी भी समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा I, इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर 1। इसी का दूसरा पॉइंट में आते हैं, जो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है ना, हमने पहले पॉइंट लिख लिया, चार पॉइंट होता है ना, तो हमने पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट में आ गए, यहां पर देखिए चार बातों पर निर्भर करती है। दूसरा
धारा अवयव डीएल के अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन हम हर बार किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यहां पर स्पष्ट लिखा है निम्न बातों पर निर्भर करती है। किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, मतलब इसकी बात हो रही है। तो ये दूसरा किस पर निर्भर करता है, धारा अवयव डीएल के भी अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब ये जो डीबी है यही समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती होगा किसके, डीएल के, मतलब अल्प अवयव के। तो ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अब तीसरा बिंदु में आते हैं, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब साइन थीटा के भी समानुपाती होता है। अब ये साइन थीटा क्या है जी, देखिए यहां पर मैंने बताया था ये जो कोण है वो क्या है, थीटा है। हम तीसरे बिंदु की बात कर रहे हैं, हम तीसरे बिंदु में आ गए हैं। तो ये जो साइन थीटा, यहां पर देखिए साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये थीटा क्या है, तो थीटा क्या है यहां पर मैंने लिख रखा है, जहां थीटा जो है धारा अवयव मतलब डीएल, डीएल कौन सा, ये डीएल और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये वाला रेखा के बीच का क्या है, कोण है। तो मैंने ये पहले से लिख रखा है, धारा अवयव एवं बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है ना, यहां पर मैंने लिख रखा है ये थीटा है। ठीक है, हम थीटा के बारे में ही बात कर रहे थे, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यहां पर पुनः आपको क्या लिखना होगा, अर्थात आपको एक और चीज मिल गया, क्या मिल गया, डीबी ये भी समानुपाती है ना, ये देखो अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती है। और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 3। यहां तक आपको बहुत आसानी से समझ आया होगा और उम्मीद है आप बहुत आसानी से इसका नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम चौथा बिंदु में आ गए। याद रखिए जब भी आप किसी व्यंजक को पढ़ते हैं तो उनके जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं वो याद होने चाहिए। जब भी आप बायो-सैवर्ट पढ़ें, बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ें, तो आपको क्या याद रखना है कि इनका जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो 4 बातों पर निर्भर करती है और उन चारों बिंदुओं को आपको क्रमशः लिखना बस तो है और कुछ नहीं करना है। कितना सरल है। तो ये देखिए चौथा बिंदु है धारा अवयव मतलब जो डीएल है ना, धारा अवयव डीएल से बिंदु P की दूरी। तो धारा अवयव ये डीएल है, इनसे बिंदु P की दूरी ये क्या है, R है। इसी के वर्ग के, देखिए डीएल से बिंदु P की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां पर देखना है व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती किसको बोलते हैं, समझ आता है ना, एक बट्टे हो जाए मतलब बट्टे में जब हो जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे गुना का व्युत्क्रम बोलते हैं। तो इस प्रकार है। तो यहां पर हमें ध्यान देना है, ये देखिए अर्थात ये डीबी की ही बात हो रही है, इसी की बात हो रही है, इसी का चौथा बिंदु है ना ये। अर्थात आपको डीबी जो है चिन्ह तो यही लगेगा है ना, चिन्ह यही लगाते हैं, लेकिन अगर ये व्युत्क्रमानुपाती हो तो उसको हम क्या कर देते हैं, बटे में लिख देते हैं। और यहां पर लिखा है R के वर्ग है ना, दोनों के बीच की दूरी के R है ना, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी मतलब R के वर्ग के। तो यहां पर क्या हो जाएगा, R के वर्ग के। अब ये क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, बटे में जैसे ही लिखते हैं वो क्या कहलाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अब ये आपका समीकरण नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 1 से लेके 4 तक, दूसरा तीसरा और चौथा, सभी में इनका एक साइड बराबर है, आप ध्यान से देख सकते हैं। और जब किसी भी समीकरण का अगर एक साइड बराबर है, यदि दायां साइड बराबर है तो उनके बाएं साइड को हम क्या कर सकते हैं, एक साइड लिख सकते हैं और दाएं साइड को एक साइड। तो कुल मिला के हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं समीकरण नंबर 1, यहां पर ऐसा लिखना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1, 2, 3 है ना एवं 4 से समीकरण, सभी समीकरण से तो क्या हो जाएगा, हमको इस प्रकार का एक समीकरण मिलेगा इस प्रकार। अब सभी को चूंकि इनका एक साइड तो बराबर है, देखो सभी का एक साइड बराबर है तो हमने इसको इधर लिख लिया। अब उसके राइट साइड में जो भी चीज है उनको भी हम क्रमशः लिख देते हैं। यहां पर पहला क्या है, आई है, दूसरा में क्या है, डीएल है, तीसरा में क्या है, ये साइन थीटा है, ये देखिए, और चौथा में क्या है, बटे में है ये, तो यहां पर आर लिख देंगे ऐसा, आर का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें एक समीकरण प्राप्त हो चुका है। अब इन्हीं समीकरण के आधार पर इनको हम क्या करना है, आगे बढ़ाना है। और एक बात हम हमेशा जानते हैं, जब भी समानुपाती चिन्ह को क्या करते हैं, हटाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई ना कोई कांस्टेंट लिखते हैं। यहां पर हम बराबर लगा देंगे, यहां पर हो जाएगा आई, ये हो जाएगा डीएल, उसके बाद हो जाएगा साइन थीटा और बटे यहां पर क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसमें से क्या करना है, यहां पर जो k का जो है मान वो क्या है, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा। अब इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है,
इतना आप नोट्स बना सकते हैं, चाहे तो इनका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे मैं यहां पे बताता हूं। अब इस चित्र की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये देखिए, ठीक है, यहां से देखिए इसमें जहां के एक नया शब्द आया तो के क्या है, के एक समानुपाती नियतांक है, नियतांक है। ठीक है, अब इसका मान किस पर निर्भर करेगा जी, जिसका मान यहीं पे लिख देते हैं, जिसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करेगा, है ना, मापन की पद्धति पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब यदि ये मापन की पद्धति पर निर्भर कर रहा है तो इसका हम एसआई पद्धति में निकाल सकते हैं। एसआई पद्धति, ये पद्धति में, है ना, वायु या निर्वात जिसको बोलते हो, है ना, निर्वात के लिए के का मान कितना होता है जी, के का मान होता है μ0 और 4 पाई। तो इस के के मान को μ0 4 पाई के मान को वहां पर हमें रखना है। इसको हम समीकरण नंबर बोल देते हैं। यहां पर कितना हुआ था, समीकरण नंबर 4, तो इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो यहां पर हम समीकरण नंबर 5 लिख देंगे, इसको हम मिटा देते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 5 में के का मान रखने पर, अब मान रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, dB बराबर के का वैल्यू रख देंगे यहां से, तो क्या हो जाएगा μ0 4 पाई, उसके बाद I dl हो गया, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे यहां पर कितना हो जाएगा r का स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं ये क्या है और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है μ0 का मान निकाल रहे केवल, इसका मान होता है 4 पाई गुणित 10 का घात -7, ये होता है टेस्ला, और ये हो जाएगा मीटर और प्रति एम्पियर। ठीक है, ये देखिए, तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। ये उसका मापन की पद्धति में μ0 का मान इतना होता है। अब देखिए इस μ0 के मान को हम क्या कर देंगे, यहां पर पुनः रख देंगे, तो यहां पर आपको मिल जाएगा dB = 4 पाई गुणित 10 का घात -7, और यहां पर क्या हो जाएगा, नीचे में 4 पाई तो पहले से है, ये वाला 4 पाई। अब यहां पर कितना आ जाएगा, I dl हो गया, और यहां पर आ जाएगा साइन थीटा बटे r का स्क्वायर। 4 पाई और 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको यहां पर dB = टोटल आपको मिल गया 10 का घात -7, ये 10 है, और क्या हो जाएगा I dl और साइन थीटा, और यहां पर हो जाएगा r का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो है क्या है, बायो-सेवर्ट का नियम है। वैसे आपका बायो-सेवर्ट का नियम यही था, है ना, यही आपका बायो-सेवर्ट का नियम हो गया था। लेकिन जब हम किसका, के का मान जब निकालते हैं एसआई पद्धति में, तो उस मान को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर भी आपको एक बायो-सेवर्ट का नियम मिलेगा, ये भी क्या कहलाता है, ये भी बायो-सेवर्ट का नियम ही है। या फिर जब हम इसका मान पुनः रखते हैं, है ना, इसका मान μ0 का मान पुनः हमने यहां पर कर दिया, रख दिया, तो मान रखने के बाद जब उसको हल करते हैं तो इस प्रकार भी हमें एक समीकरण प्राप्त होता है, जो क्या है, ये भी एक बायो-सेवर्ट का नियम ही है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने बायो-सेवर्ट के नियम को बहुत ही सरलता से और बहुत ही कम समय में बना लिया। तो दोस्तों आज का मैंने जो पढ़ाया वो ट्रिक आपको कैसा लगा, वो तरीका आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि यदि आपको ये ट्रिक पसंद आया तो मैं इसी ट्रिक के माध्यम से और पढ़ाऊंगा, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो केवल इसे अपने तक सीमित ना रखें, अपने अन्य दोस्तों तक, अपने भाइयों तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उनको भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।